ट्यून इन किया आपने पॉडकास्ट में शाहिद हूँ और आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुनते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के साथ बात करते रहते हैं। आज एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे साथ है जिनका नाम डॉक्टर आबिद मुश्ताक हैं, जो कि पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लेक्चरर भी हैं। वेल आबिद साहब, थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस। और हम पहले यही जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या इम्पैक्ट पड़े हैं एजुकेशन पे लॉकडाउन की वजह से। क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच शाहिद, मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो शाहिद जो रियलिटी है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ा है इस लॉकडाउन की वजह से डेट्स द एजुकेशन सेक्टर। क्योंकि जो बिज़नेस सेक्टर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे रखे हैं और वो अपने उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो सबसे इफ़ेक्ट जो पड़ा है लॉकडाउन इस पेंडेमिक की वजह से डेट्स द एजुकेशन सेक्टर। एक रिपोर्ट है हमारे पास HRW का, यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, उन्होंने एक बार रिपोर्ट किया था रिसेंटली कि देयर आर नियर अबाउट 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स जो है दे आर आउट ऑफ स्कूल। ये तो हो गए जो अभी आउट ऑफ स्कूल थे, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। ये ऑलरेडी हमारे स्कूलों से बाहर थे ये बच्चे। अब पेंडेमिक हुआ और आपको पता है कि ये पेंडेमिक 188 कंट्रीज में इसने इफेक्ट किया है इस कोविड-19 ने, और इस वजह से हमारे 600 मिलियन स्टूडेंट जो है दे आर आउट ऑफ स्कूल। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया हमारे पास जो 600 मिलियन स्टूडेंट्स में, इसमें मोस्टली जो बच्चे हैं दे आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज, जो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया में एक बाप ने एक बकरी बेची और इसका सेलफोन लाया अपने बच्चे के लिए ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस दे सके। ऐसे तो हज़ारों लाखों ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस वजह से जो ई लर्निंग क्लासेस अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप दे सकते हो, लेकिन मोस्टली बच्चे जो पढ़ते हैं वो पुअर फैमिली से होते हैं और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते। आएंगे हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से आएंगे तो हमारे जो, मैं अब अगर अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे होते थे हमारे एंट्रेंसेस मार्च से शुरू होते थे, जून में फिर हमारा फिर से एंट्रेंसेस हुआ करते थे, तो वो सारे पोस्टपोन हो गए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये लिया है डिसीजन कि हम इस बार जो है अपने यूनिवर्सिटीज़ में नए एडमिशन नहीं लेंगे। मतलब जो बच्चे हैं उनका एक साल वेस्ट हो गया है। और दूसरी ये बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी हमारे पास एक सर्टेन थिंग हमारे पास नहीं है कि कब स्कूल्स खुलेंगे, कब कॉलेजेस खुलेंगे। तो उस वजह से भी बच्चे परेशान हैं और इस वजह से क्या हो गया कि बच्चे जो है वो मेंटली ट्रॉमा में चले गए। जैसे हमारे IIT के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, JEE के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, नीट के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, वो सारे पोस्टपोन हो गए। चलो अब तो इन्होंने कहा है कि सितंबर में, लेकिन बच्चे जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे यही पूछते हैं हमसे कि सर मेंटली हम बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से ऐसे परेशान नहीं हो गए। और वैसे भी कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो चलो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो एजुकेशन सेक्टर वो ई लर्निंग से चलता है ठीक ठाक। यहाँ पे क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, मुझे पता है कि कितने हमें डिफ़िकल्टीज़ एज ए टीचर मैं बात करूँ तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती है। एक लेक्चर को जो कि सिर्फ 50 मिनट्स या 40 मिनट्स का होता है, 2G की वजह से वो 2 दिन 3 दिन उसको लगते हैं अपलोड होने। बच्चों को वो डिफ़िकल्टीज़ उन लेक्चर्स को देखना और फिर उनको एक अच्छी क्वालिटी की वजह से उनको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए ताकि वो हर चीज़ क्लियर देखे। तो 2G की वजह से बफर होने की वजह से फिर वीडियो जो है वो बफर हो जाता है और बच्चे उस वजह से भी परेशान हैं। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, डेट्स द मिशन ई। ये कश्मीर का जो है आई थिंक द टॉप रैंक्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये हमने यहाँ पे एक ऐप डेवलप की है, तो उस ऐप की वजह से बच्चे जो है वो अभी क्लासेस देते हैं। जो उनकी जो वीडियो क्वालिटी हमने इस तरीके से उस ऐप को बनाया है कि 2G पे भी बच्चे उस हमारी वीडियोस को देख सकें। लेकिन ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पे हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने तो ये इनिशिएटिव लिया, मिशन ई ने हमने इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को सफ़र नहीं होना चाहिए, इनका जो है सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करें।
तो ये तो एक इंस्टीट्यूट ने किया, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन कश्मीर वैली में। जो बच्चे होंगे उनमें वो कैसे डिफ़िकल्टी फेस करते होंगे। हमारे मेडिकल एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, हमारे लॉ के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, हमारे इंजीनियरिंग के, फैशन डिज़ाइनिंग के जो कोर्सेज़ करते थे बच्चे, उनका एंट्रेंस हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो देखा जाए तो शाहिद इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एजुकेशन सेक्टर। अब सब हम ये भी यहाँ पे बात करेंगे, क्या रेस्टोरेंट, स्कूल्स या ऑफिसेज जो हैं या शॉप्स की हम बात करेंगे या बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं प्रीवियस 1 साल से बंद रहे, क्या गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए इसके हवाले से? बिल्कुल लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो बहुत अर्जेंटली लेना चाहिए, क्योंकि शाहिद साहब आपको भी पता है कि पिछले साल 4 अगस्त से यहाँ पे पूरा बंद है। और फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, तो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो है, अब बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रेस्टोरेंट्स और भी दीगर एस्टेब्लिशमेंट्स खोले थे, लेकिन अब 1 साल से पूरा बंद है, तो उनका तो बेचारों का लॉस ही में वो जा रहा है, प्रॉफिट तो कुछ आ ही नहीं रहा है उनका। और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनकी फैमिलीज़ उसी से चलती थी। मैंने कल ही किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि श्रीनगर में नियर अबाउट पेंडेमिक, जब से लॉकडाउन हुआ तब से आज तक नियर अबाउट 250 शॉप्स जो ओनर्स थे, उन्होंने अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए वो उन्होंने अपने शॉप्स को बेच दिया। तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। और शाहिद साहब ये भी मैं आपको बता के चलूँ कि अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा और जब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलेंगे, तो मुझे ये खदशा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को फोर्स करेंगे, या फोर्स भी नहीं करेंगे, फिर इमोशनली अटैचमेंट होता है हम अपने माँ बाप के साथ, वो उनको यही बोलेंगे कि बेटा के अपना तो बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बेटर इज़ कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरी हेल्प करें। तो ऐसा भी बहुत केसेस होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमें शायद देखनी पड़ेगी इस एंगल से। तो मुझे तो लगता है कि इनको एज सून एज पॉसिबल कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत बहुत मुश्किल होने वाला इन लोगों के लिए, क्योंकि इनका खर्चा, इनको खाना पीना सब कुछ जो होता है, और बच्चों के फ़ीस वगैरह भी भरनी होती है, उनको पढ़ाना भी है, तो सारा उन बेचारों का शॉप ओनर जो छोटे छोटे शॉप वाले थे, वो बेचारे वहीं से अपनी ज़िंदगी जो है चलाते थे। अब वो भी बेचारे बंद है 1 साल से, तो मतलब दुख होता है कि पता नहीं कैसे वो अपनी फैमिलीज़ को चलाते होंगे, वो खाते क्या होंगे, वो पीते क्या होंगे। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इनके बारे में सोचना चाहिए। वेल आबिद साहब, अपने बच्चों की बात की तो इनफैक्ट मैं कहूँगा आजकल के बच्चे लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन का काफ़ी शिकार हो चुके हैं। और हम रिसेंटली मैंने शो में बात की थी कि जो बच्चे टीनेजर्स हैं आजकल के, वो सोशल मीडिया जब भी हम रिसेंटली ओपन कर रहे थे तो हमें वहाँ पे दिखता था यही कि टीनेजर ने आज खुदकुशी कर ली। सो कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं आजकल के यूथ्स को आप? बिल्कुल सही बात कही आपने शाहिद साहब, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है जिस पे हर एक को बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो यंग यूथ है, जो बहुत जिनकी एज बिलो 20 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, वो आजकल खुदकशी करने पे लगे हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है शाहिद साहब कि ये बच्चे स्कूल गोइंग थे और ये अचानक से कट गए, उस माहौल से कट गए और घरों में ये बिल्कुल कैद रहे। चूँकि ये स्कूल जाते थे वहाँ पे, फिर उसके बाद आके फिर ये प्ले ग्राउंड में जाते थे। अब चूँकि अचानक से इनका जो है वो स्कूल जाना, प्ले ग्राउंड में अपनी जो खेल कूद करना वो बिल्कुल बंद हो गया, तो ये अपने घरों में रह गए। अब एज ये जो है पेरेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमको बनती है कि हम उन बच्चों की बात सुने, उनको बिल्कुल एक अच्छा सा फ्रेंडली माहौल हम अपने घरों में दें। एक पेरेंट्स की तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि उसकी हर बात को हम समझें। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए शाहिद साहब कि वो कुछ कहना चाहते होते थे अपने पेरेंट्स को और बिना सुने से उसको हम डांटते थे, तो उन्होंने लास्ट में फिर खुदकुशी की। ये तो एक कारण है। दूसरा, टीचर्स का मेन रोल होता है। कभी कभी टीचर्स इतना ओवरबर्डन रखते हैं काम अपने बच्चों के लिए, फिर जब वो नहीं करते हैं तो सुबह 10, 20, 40 बच्चों के सामने उसको बिल्कुल जलील करते हैं। तो उस वजह से भी फिर वो ये बच्चे चूँकि नाफहम होते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा
क़ुव्वत नहीं होती है समझने की और सोचने की, तो इनको बस ये लगता है कि अब तो बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, ये फिर ये स्टेप उठाने पे मजबूर होते हैं। तीसरा होता है जो फ्रेंड सर्कल होता है, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुत अल्कोहलिक होते हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं, तो उस वजह से फिर वो कोई चीज़ मिलेगी, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल शराब का आदी होता है, उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं तो फिर वो खुदकशी करने पे मजबूर होता है। तो इसमें मेरी से हिसाब से यही एक मैसेज होगी पेरेंट्स के लिए, पहले कि आप बच्चों पे ध्यान दें, उसके जो भी वो एक्टिविटीज़ है, अगर वो कभी बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ, या फिर कोई ऐसा नोट आपको मिले जिससे आपको लगे कि पता नहीं ये क्या लिखा है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए पेरेंट्स को। और दूसरा, इनको कल्चरल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल अभी जो है एंगेज करना चाहिए, और कल्चरल एक्टिविटी से ज़्यादा इनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ करवाए, क्योंकि हमारा इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। हदीसों में आया है कि जो खुदकशी करेगा वो तो बिल्कुल जन्नत की बू भी नहीं सूंघ पाएगा, वो तो जहन्नम ही है। अगर ये हम अपने बच्चों को देंगे कि सुसाइड के कितने बुरे नताइज है आफ्टर लाइफ में भी, तो शायद हम इनको बचा सकते। थैंक यू मिस्टर आबिद साहब। और आखिर में हम आपके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, मैंने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स देखे। मैं यही कहूँगा कि आपका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा इस कोविड-19 में, और आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। आई होप कि आपके लेक्चर से स्टूडेंट को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ये भी हम खास बात करते हैं यहाँ पे कि 2016 में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया। करंटली आप ज़ुकुरा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एज ए लेक्चरर भी हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आपसे हम आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शाहिद साहब मुझे अपने इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हम आगे फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज़। मैं हूँ शाहिद और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलूँगा आज ही शाहिद भट्ट के नाम से, तो रिजू बोजान पॉडकास्ट।